देखिए, लाइक इन द लास्ट क्लास व्हाट वी हैव डिस्कस, वी वर डिस्कसिंग, हम लोग डिस्कस कर रहे थे, क्या बोल रहे हैं, रेगुलर बेल से चल रहा था। रेगुलर बेल में हम वी आर डिस्कसिंग 436। इन द लास्ट क्लास व्हाट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द 436। देखिए 436 में यूजुअली क्या होता है, अगर 436 कोई सवाल आता है एग्जाम के अंदर, वो सवाल आता है इसके रिगार्डिंग 436 में पूछेंगे कि कौन कौन एम्पावर्ड है बेल देने के लिए। तो पुलिस ऑफिसर पे एम्पावर्ड है और कोर्ट भी एम्पावर्ड है, ठीक है। इसका जो प्रोवाइजो है उसको देख लीजिएगा, इंडिजेंट पर्सन वाला प्रोवाइजो है, उसमें दिन देख लीजिएगा। क्या देख लीजिएगा? दिन, कि कितने दिन तक उसको माना जाएगा। जो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं मैं, 7 दिन तक के लिए उसकी बात की जा रही है। क्लोज टू में आइए, A person fails to comply with the condition of bail bond and time in attendance, the court may refuse to release on bail or when on subsequent occasions appear before the court। उसके खिलाफ क्या कर देंगे सर? पेनल्टी कर देंगे। पेनल्टी कहाँ सी? 446 की पेनल्टी। 446 में उसके खिलाफ क्या कर दोगे आप? अगर मान लीजिए कोर्ट ने बेल दे दी है बेलेबल ऑफेंस में, और फिर भी अगर वो कोर्ट नहीं आ रहा है, तो कोर्ट यूजुअली क्या क्या करती है इन मामलों में, उसकी बेल को कैंसिल भी करेगी और 446 में उसके ऊपर पेनल्टी भी लगा देगी, ठीक है। अब आप सिंपल सी बात याद रखिए, 436 के अंदर क्लोज 1 जो है, क्लोज 1 बात करता है कि पुलिस ऑफिसर या कोर्ट बेल ग्रांट करेंगे, इसकी बात करता है। क्लोज 2 जो है ये बात करता है विद रेस्पेक्ट की कि अगर आपने कंप्लाई नहीं किया बेल की कंडीशंस का, तो कैंसिल हो जाएगी बेल। क्या बोल रहा है? इसलिए आपकी बेल कैंसिल कर देंगे। मतलब बंद पत्र के जो उपबंध है उनका अगर आपने पालना नहीं करी उनकी, तो आपकी जमानत क्या कर दी जाएगी सर? रद्द कर दी जाएगी, खारिज कर दी जाएगी, ठीक है। और बेल कौन कैंसिल करेगा? बेल वही कोर्ट कैंसिल करेगा जिसने बेल दी है। और पेनल्टी के जो प्रोविजंस होंगे वो 446 के अकॉर्डिंग काम करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? इतना सही है 436 में समझने के लिए। 436 में समझने के लिए इतना सही है। अगर आप चाहें तो मैं लिखवाऊँ आपको, तो मैं आप लिख लीजिए जल्दी जल्दी। 436 लिखिए, हेडिंग डाली 436। लिखिए 436 में, wherever any person is arrested by officer in charge of police station, wherever any person is arrested by officer in charge of police station, जहाँ कहीं भी किसी व्यक्ति को पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, जहाँ कहीं भी किसी व्यक्ति को पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, wherever any person is arrested by the OIC of the police station or presented before court, या न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जाता है, न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जाता है, एंड हिज ऑफेंस इज बेलेबल, और यदि उसका अपराध जमानतीय है, एंड हिज ऑफेंस इज बेलेबल एज पर शेड्यूल 1, और उसका अपराध जमानतीय है अनुसूची प्रथम द्वारा, and person is ready to give bail, and the person is ready to give bail, और व्यक्ति जमानत देने के लिए तैयार है, then such person shall be released on bail, तो ऐसे व्यक्ति को जमानत पर छोड़ दिया जाएगा, such person shall be released on bail। पैराग्राफ लिखिए, if any person who is indigent, यदि पैराग्राफ लिखिए, यदि कोई व्यक्ति जो कि निर्धन है, and he is unable to give surety, और वह प्रतिभू देने में असमर्थ है, then he can be released on his own bond, प्रतिभू देने में असमर्थ है तो उसे स्वयं के बंद पत्र पर छोड़ा जाएगा, then he can be released on his own bond। if any person is unable to give bail for 7 days, if any person who is unable to give
अनेबल टू गिव बेल फॉर 7 days, यदि कोई व्यक्ति 7 दिवस तक अपनी जमानत नहीं देता है, यदि कोई व्यक्ति 7 दिवस तक अपनी जमानत नहीं देता है, इफ एनी पर्सन अनेबल टू गिव बेल फॉर 7 days, then he shall also be considered as indigent person, then he shall also be considered as indigent person, तो उस व्यक्ति को निर्धन व्यक्ति समझा जाएगा। जमानत नहीं देता है तो उस व्यक्ति को निर्धन व्यक्ति समझा जाएगा। पैराग्राफ करके लिखिए, wherever any person was released on bail, wherever any person was released on bail, यदि कोई व्यक्ति जमानत पर रिहा किया गया है, यदि कोई व्यक्ति जमानत पर रिहा किया गया है, wherever any person was released on bail and he breached the condition of bail, and he breached the condition of bail, और उसके द्वारा जमानत और उसके द्वारा बंद पत्र के उपबंधों का उल्लंघन किया गया है, और उसके द्वारा बंद पत्र के उपबंधों का उल्लंघन किया गया है, and he breached the condition of bail, then later on he does not have right to bail, then later on he does not have right to bail, then later on he does not have right to bail, तो इसके पश्चात उस व्यक्ति के समक्ष जमानत का अधिकार नहीं होगा, उसके पश्चात उस व्यक्ति के समक्ष जमानत का अधिकार नहीं होगा। ठीक है, 436A लिखिए, 436A में लिखिए, दिस प्रोविजन हैज बीन एडेड इन 2005 अमेंडमेंट एक्ट, दिस प्रोविजन हैज बीन एडेड बाय 2005 अमेंडमेंट एक्ट, इस प्रावधान को 436A में लिखिए, इस प्रावधान को 2005 संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, 2005 संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। लिखिए आगे, wherever on any person, जहाँ कहीं भी कोई व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी, जहाँ कहीं भी कोई व्यक्ति, wherever any person इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी और ट्रायल, जहाँ कहीं भी कोई व्यक्ति अन्वेषण, जांच या विचारण, which is other than death penalty, he shall not be imprisoned for more than half of the maximum punishment, then he shall not be imprisoned for more than half of the maximum punishment, विचारण, जो कि मृत्युदंड से अन्यथा हो, तो उस व्यक्ति को दी जाने वाली दीर्घतम सजा, से आधे से ज्यादा कारावास में नहीं रखा जा सकता, आगे लिखिए, he can be released on bond with or without surety, उसे बंद पत्र सहित या रहित जमानत पर छोड़ा जाएगा, पैराग्राफ सिंगल लिखिए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर shall also be heard, लोक अभियोजक को भी सुना जाएगा, if there is any special reason, then also mention, ये लोक अभियोजक को सुना जाएगा, यदि कोई विशेष कारण है तो अभिलिखित किए जाएंगे, Public PPU shall also be heard, and if there is special reasons, then also be recorded. Thereafter, person can be kept in prison. इसके पश्चात व्यक्ति को आधे से ज्यादा समय के लिए कारावास में रखा जा सकता है। परंतु दीर्घतम सजा से अधिक नहीं, but not more than maximum punishment. पैराग्राफ लिखिए, calculation shall be made by the accused.
समय की गणना समय की गणना अभियुक्त द्वारा की जाएगी। समय की गणना अभियुक्त द्वारा की जाएगी। समय की गणना अभियुक्त द्वारा की जाएगी। ठीक है ना सर? और सर उसने जो समय का खत्म किया है उसके लिए कोर्ट जिम्मेदार नहीं होगा। एक और बात याद रखिए, एक और बात रखिए, ये जो पैराग्राफ 1 है ना सर, अब जैसे मान लीजिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट की बात है तो उसमें कितना मानेंगे? 20 ईयर्स। समझ में आई बात? मतलब 10 साल, ऐसा नहीं उसने एलआई का कोई ऑफेंस किया है और उसको 10 साल तक जेल में रख दिया है। मतलब ये प्रोविजन जो है ये अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के लिए, किसके लिए? जो विचाराधीन कैदी है, विचाराधीन जो इनके लिए है। वे तुम्हारी भी तो कोई लिमिट होनी चाहिए ना, कब तक तुम्हें जेल में रखेंगे क्या? अब मान लीजिए ट्रायल तो चला है 20 साल तक, 20 साल तक जेल में रहेगा क्या? इसका केस है रुदल शाह हो गया, इसका केस हो गया अपना स्टेट ऑफ बिहार वाला। कौन सा केस था अंडर ट्रायल वाला? हुसैन खातून हो गया, हाँ हुसैन खातून हो गया, रुदल शाह हो गया, ये सब इसके केसेस हैं। उसी के इन केसेस के बाद ही ये प्रोविजन ऐड किया है इन्होंने। ठीक है ना? एक और चीज ये कोई याद रखना सर, ये जो एक्सप्लेनेशन है ना, जहाँ पे लिखा हुआ है द अक्यूज फाइल्ड सम एप्लीकेशन बाय विच अक्यूज कोज डिले। जैसे मान लीजिए अक्यूज ने कोई ऐसी एप्लीकेशन लगा दी थी जिससे कोर्ट का खुद का डिले हुआ है, जो विलंब हुआ है, इसके लिए भाई उसके लिए विलंब जो हुआ है ना उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है। जैसे मान लीजिए 6 महीने का डिले कर दिया अक्यूज ने किसी भी चक्कर में, एक कंटिन्यूस जेल में रहना उसका बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं बीच में जेल में बाहर चला गया था, कंटिन्यूस प्रिजन में भी होना चाहिए। 436 ए के बहुत सारे वो है गाइडलाइंस है। 436 ए तब भी इन्वोक होता है जब आदमी कंटिन्यूस प्रिजन में है। क्योंकि अगर आप इसमें पढ़ेंगे ना, पढ़िए, वेर ए पर्सन हैज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी ट्रायल अंडर दिस कोड एंड ऑफेंस अंडरगोन डिटेंशन फॉर पीरियड। पीरियड जो है वो पीरियड मतलब ऐसा है कि ऐसा नहीं कि सर वो 5 साल की, मतलब 3 साल की उसमें टोटल जेल है, 1.5 साल। अब वो कह रहा है 1.5 साल हो चुके हैं मुझे जब से केस चला है, तो उसको भैया तेने 2-3 महीने की बेल भी तो ली थी बीच में, उसके लिए फिर तू ही जिम्मेदार है। समझ में आई बात? लिखा हुआ है ना अंडरगोन डिटेंशन फॉर ए पीरियड, अंडरगोन डिटेंशन होनी चाहिए, अभिरक्षा में होना चाहिए, फॉर ए पीरियड एक्सटेंडिंग अप टू 1/2 ऑफ द मैक्सिमम पीरियड। तो एक्सप्लेनेशन जो है स्पष्टीकरण, ये उसी बारे में बात बोल रहा है। भाई तेरे को जमानत मिल गई बीच में, अगर 2-4 महीने की, 6 महीने तो जमानत पे ले लिया, तो उसके लिए तू ही जिम्मेदार है। या फिर मान लीजिए 6 महीने बाद अरेस्ट किया उसको ऑफेंस होने के, कब किया अरेस्ट उसे? अब जब 6 महीने बाद उसको अरेस्ट कर रहे हैं ऑफेंस होने के, तो उसके 6 महीने तो हाफ टाइम कहाँ रहा जेल में वो? समझ में ही बात? जैसे एफआईआर हो गई, 6 महीने तक वो भगोड़ा रहा, भाग गया था कहीं, 6 महीने बाद वो आया और फिर 1 साल रह के बोलता कि सर हो गया मेरा 1.5 साल पूरा, नहीं, एक्सक्लूड हो जाएगा वो, और उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। समझ में आई ये एक्सप्लेनेशन का क्या मतलब है? आप भाई जमानत पे रहते हो या खुद लेट तुम्हें अरेस्ट कर किया जाता है, उसके लिए तुम होल एंड सोल खुद जिम्मेदार हो। यू आर द वन हु इज हिमसेल्फ लाइबल फॉर दैट एक्ट। उसके लिए कोई और लाइबल नहीं है। 439 में आइए प्लीज। देखिए 439 जो है ये सिर्फ किस पर लागू होता है सर? हाई कोर्ट पे और कोर्ट ऑफ सेशन पर। किस पर लागू होता है 439? हाई कोर्ट पर, कोर्ट ऑफ सेशन पर। साथी ज्वाइन करो। हाई कोर्ट पर और कोर्ट ऑफ सेशन पर लागू होता है ये सेक्शन। अब यूजुअली क्या होता है सर, जब भी आप बेल की बात करते हो, जब भी आप जमानत के प्रावधानों की बात करते हो, जमानत के प्रावधान बहुत प्लेन सिंपल प्लेनली दिए हुए हैं। ठीक है ना सर? अगर आपको कोर्ट ऑफ सेशन पे रेगुलर बेल लगानी है तो कहां जाना पड़ेगा? फोर 439 डायग्राम बनवाया था, याद है पहले दिन? मत लो, मेरे क्या जा रहा है, 19 जनवरी तक मत लेना, और क्या, लैपटॉप जुगाड़ लो कहीं से। पढ़ने वाले बच्चे के पास में क्या होता है ना, बहाने होते नहीं है, फिर वो आदमी कहीं से भी अरेंज कर लेता है। देखिए ऐसा है, कुछ स्पेसिफिक तरह के ऑफेंस दिए हुए हैं इसमें, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए
आप समझिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए जो क्लोज वन है उसके अंदर से एक बात लिखी गई है 439 में रेगुलर बेल, मैं रेगुलर बेल की बात करता हूं तो रेगुलर बेल 3 जगह मिलती है। यहां से मिलती है जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। ये जो दोनों है ये दोनों कौन सी है सर, किन मामलों में जाओ आप यहाँ पे, नॉन बेलेबल, बेलेबल है तो 400। अब समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए सर जो ऑफेंस बताए हुए हैं 437 के 3 में तो बताए हुए हैं, उसके अलावा 3 कंडीशंस और बताई हुई है। अब देखिए इधर 437 के 3 में तो और भी है, लेकिन 437 3 मत देखिए अभी, इसके अलावा 3 कंडीशंस और हैं। जैसे आपने कोई ऑफेंस किया है अगेंस्ट राज्य के विरुद्ध, कोई अपराध है आपका, या फिर कोई ऑफेंस किया है जो कि बॉडी के अगेंस्ट है, या फिर कोई ऑफेंस जो कि प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है, ठीक है। तो कोर्ट क्या है यूजुअली बहुत सारी कंडीशंस में देखता है। 439 का पर्पस 2 है। 439 के क्या है सर, 2 पर्पस है। पहला पर्पस तो ये है सर इसका कि ये नॉन बेलेबल केसेस में जमानत देता है बाय द वे ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट। इसका एक पर्पस और है, ये तो सर पहला पर्पस है, अगर आपको जमानत लेनी है दिस इज द फर्स्ट पर्पस। इसका एक और पर्पस और है, अगर किसी भी कोर्ट ने सर कुछ बेल ग्रांट करते समय आपको बेल तो दी है, चाहे वो 436 हो, 437 हो, 439 हो, आपको बेल तो दी है, लेकिन कुछ कंडीशन इंपोज कर दी। क्या कर दी, बॉन्ड में क्या लगा दी सर, कुछ कंडीशन लगा दी। जैसे बोल दिया आपको उस शहर में नहीं जाना है, आपको जयपुर में मत जाना वापस, ठीक है ना, जमानत दे रहे हैं लेकिन जयपुर नहीं जाओगे आप वापस। अब आपको लोअर कोर्ट ने ये बोल दिया कि जयपुर नहीं जाना, लेकिन आप हाईकोर्ट पहुंच गए। हाईकोर्ट में आपने मान लीजिए कोर्ट ऑफ सेशन ने आपको जमानत तो दे दी थी, लेकिन कंडीशन ये लगा दी। अब यहाँ पे 439(1)(b देखिएगा इधर 439(1)(b। अब 439(1)(b के अंदर क्या है ना सर, कोई बेल की कंडीशन कुछ ऐसी लगा दी है बेल बॉन्ड के अंदर जिसको आप जानना चाहते हो। आप चाहते हो कि सर मेरा पूरा कारोबार ही जयपुर में है, भाई वो चोमू की तरफ रहता है या रहती है जिससे झगड़ा है, तो मैं चोमू साइड नहीं जाऊंगा, मैं सीकर रोड पे ही नहीं आऊंगा कभी, लेकिन सर मेरा ऑफिस तो यही है गांधीनगर में ही, तो यहाँ तो बिजनेस करने दो सर। जो कंडीशन लगाई है तो आप हाईकोर्ट अप्रोच पहुंच गए। एक बार की बात है, देयर इज जस्टिस पार्टी वाला, आई थिंक जस्टिस पार्टी वाले जब हाईकोर्ट में थे तो एक बार ऐसे कोई केस आया उनके सामने जिसमें सूरत से कहीं बेल मंजूर हुई थी और उसकी कंडीशन के लिए पूछे थे पार्टी। तो पार्टी ने बोला सर कि कंडीशन से सर ये कंडीशन बहुत स्ट्रिक्ट है। तो जस्टिस पार्टी वाले ने बोला कि जब आप बेल लेते हो कोर्ट के सामने तो एक लाइन पार्टी हमेशा लिखती है कि वी विल ओबे ऑल द कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड बाय द कोर्ट। जमानत की जो याचिका होती है उसमें तो आप लिखते ही हो कि न्यायालय जो भी शर्त लगाएगा हम उसका पालन करेंगे, लिखते हैं वी विल ओबे ऑल द कंडीशन व्हिच व्हाटएवर द कोर्ट इंपोज ऑन अस। जब तुम उस टाइम पे बोलते हो बेल लेते समय तो तुम सारी शर्तों का पालन करोगे, तब शर्तों का पालन क्यों नहीं हो रहा है? बात समझ में आ रही है? मान लीजिए कोई सी शर्त लगा दी इसमें आपको साफ मना कर दे कि आपको ये काम नहीं करना, फिर वो डेफिनेटली वो काम करना है, तो ऑल्दो कोर्ट का क्या सीन होता है, और कोर्ट का सीन बहुत स्पष्ट होता है इन सब मामलों में। जैसे कोर्ट है, अब कोर्ट ने हर चीज का रूटीन फिक्स किया हुआ है। बात समझ में आ रही है? तुम एप्लीकेशन लगाते हो बेल की, तुम लिखते हो कि सर वी विल ओबे ऑल द कंडीशंस व्हाटएवर द कोर्ट प्रिस्क्राइब ऑन अस। भाई हम न्यायालय द्वारा सारी शर्तों का पालन करेंगे जो भी बंद पत्र में न्यायालय बोलेगा हमें करने के लिए, वो लिखोगे तभी कोर्ट में बेल देगा। अब जब तुमने यो चीज लिखी थी लोअर कोर्ट में बेल लेते वक्त, तो अब तुम हाई कोर्ट पहुंचो कंडीशन चेंज कराने के लिए, भाई ये शर्त हमें मंजूर नहीं है, तो फिर हाई कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है ना। तो बात समझ में आ रही है? तो 439 दो काम करता है, एक तो ये और एक और काम करता है 439(2). दिस इज 439(1)(b). 1A में ये है बेल की बात कर रहा है, और एक 439(2) है जो कि बात करता है कैंसिलेशन ऑफ बेल की।
दिस इज 439(2). तीनों इंपॉर्टेंट, बहुत प्रोविजन, ये तीनों प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट निकाल लीजिए। तो मैं आपको रीड करा देता हूँ तीनों प्रोविजंस। ए हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन में डायरेक्ट क्या लिखा हुआ है, पहली लाइन ही पढ़िए। हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन में डायरेक्ट उच्च न्यायालय, सेशन न्यायालय निर्देश दे सकता है। तो मतलब दिस सेक्शन ओनली अप्लाई टू द हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशंस। ये बात क्लियर है? आगे पढ़िए। अब इसका ये पॉइंट देखिए, that any person accused of any offense in custody be released on bail, and if the offense of the nature is specified 437(3) may impose condition when necessary purpose mentioned in the subsection 3। मतलब अगर 437(3) की तीन कंडीशंस क्या है, 437(3) में कंडीशन है कि भाई अगर ऑफेंस अगर स्टेट के अगेंस्ट है, या फिर अगेंस्ट द बॉडी है, या फिर अगेंस्ट द प्रॉपर्टी है, तो हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन चाहे जमानत देते समय कुछ कंडीशंस भी इंपोज कर सकता है। इसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है ना सर? आगे पढ़िए। हाईकोर्ट अगर चाहे तो नेसेसरी कंडीशंस भी इंपोज कर सकता है, मतलब अगर वो चाहे कि कोई ऐसी शर्त लगानी है जो आवश्यक समझे, वो अधिरोपित कर सकता है। तो बात मैंने आपको समझाई। 437(3) में 3 है, स्टेट के अगेंस्ट, बॉडी और प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई ऑफेंस में आप गए हो, जैसे मान लीजिए 307 के लिए आप जमानत के लिए चले गए, तो हाईकोर्ट अगर चाहे या कोर्ट ऑफ सेशन चाहे जमानत देते समय 439 में आपको, तो स्पेशल कंडीशंस भी इंपोज कर सकता है। रुके, सुनिए, अभी 439(2) पे पहुंचेंगे तब बताऊंगा, अभी सुनिए बस। फिर बी पढ़िए इसका, 1B, that any condition imposed by magistrate when releasing any person on bail to be set aside or modify। अगर कोई भी कंडीशन लगाई है, हाँ, बदलाव भी कर सकती है। जैसे मान लीजिए कोर्ट ऑफ सेशन ने कंडीशन लगाई है, फिर अरे कोर्ट ऑफ सेशन साहब ने कंडीशन लगा दी बेल देते समय, फिर कहाँ जाओगे? तो उसमें तो लिख दिया मजिस्ट्रेट। कॉमन सेंस सोचिए, कॉमन सेंस से सोचिए, कहाँ जाओगे आप? अगर बेल ग्रांट करिए, जैसे चलो ठीक है 436 439 के लिए मना कर रही है मैडम, तो क्या उसी कोर्ट में लगाने की बात कर रहे हैं? तो क्या सेम कोर्ट में लगाएं कि सर ये कंडीशन चेंज करो? कॉमन सेंस से सोचिए। देखो 486 487 में तो डाउट ही नहीं है, वो तो है ही। मैंने 439 क्यों लिखा कंडीशंस के लिए? क्योंकि यूजुअली क्या होता है, कोर्ट ऑफ सेशन ने कोई कंडीशन लगा दी, मान लीजिए प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट साहब ने कोई कंडीशन लगा दी, एंड यू आर अगेंस्ट दैट कंडीशन, इसका कोई प्रोविजन हो तो मुझे बताओ, बट यू हैव टू अप्रोच द हाई कोर्ट फॉर दैट पर्पस। और ये कोई अपील थोड़ी ना है, ये तो नॉर्मल वैसे ही काम कर रही है, जैसे नीचे से बेल रिजेक्ट हो गई तो ऊपर जाना है, ये कोई अपील तो है नहीं, ठीक है ना? ये तो नॉर्मली काम करती है ना। फिर प्रोविजंस देखो पढ़ लेते हैं, तो फिर मेरे को भी, मैं भी चेंज कर दूंगा। प्रोवाइडेड द हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन शैल बिफोर ग्रांटिंग ए बेल हु इज द अक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस व्हिच इज ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, दो सो नॉट ट्राइबल पनिशमेंट बाय द इन्फ्रिजमेंट फाइल गिव नोटिस टू द एप्लीकेंट। तो ठीक है, अगर भैया एलआई से किससे पनिशेबल है? लाइफ इंप्रिजमेंट से पनिशेबल है, तो पीपी साहब को क्या दे दो? नोटिस दो, बेल लेने के पहले। समझ में आई बात? पीपी साहब को क्या दो? नोटिस दो। फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, ओपिनियन ऑन प्रैक्टिकल नोट, ओपिनियन दैट इट इज नॉट प्रैक्टिकल टू गिव सच नोटिस। आगे देखिए, प्रोवाइड फर्दर दैट द हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन शैल बिफोर ग्रांटिंग बेल टू द पर्सन हु इज अक्यूज्ड इन ऑफेंस ट्राइबल अंडर सेक्शन 376। अब ये जितने भी मामले हैं, रेप वाले मैटर्स हैं, तो इन मामलों में जब भी हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन बेल ग्रांट करे, उसके पहले क्या करे सर? पीपी साहब को सुने और 15 दिन का नोटिस दे, नोटिस ऑफ बेल टू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। हाँ, गिव नोटिस ऑफ द एप्लीकेशन टू द बेल टू पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब को देना है ना सर? दोबारा पढ़िए, बेल टू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, मतलब 15 दिन पहले पीपी साहब को बोलो ताकि पीपी साहब केस तैयार करें और उसकी बेल होने से रोकें। क्योंकि देखिए सर, एंटीसिपेटरी बेल में तो मना ही किया हुआ है कि रेप के ऑफेंसेस में एंटीसिपेटरी, तो अग्रिम जमानत तो मिलेगी नहीं। अब यहाँ पे भी अगर आप आए हो तो आपको क्या करना है, इसको बोलते हैं मोशन। क्या कहते हैं इसे? मोशन। मोशन का मतलब होता है कि 15 दिन पहले यू हैव टू अवेयर हिम अबाउट, क्या होता है ना सर, आपको नोटिस देना पड़ता है। पता नहीं, पहले नोटिस दो। 1A पढ़िए, द प्रेजेंस ऑफ द इन्फॉर्मेंट और एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय हिम शैल बी ऑब्लिगेटेड टाइम ऑफ हियरिंग। मतलब इन्फॉर्मेंट मतलब जिसने सूचना दी है, या उसका कोई भी नोन वहां पे होना चाहिए जब इस बेल पे हियरिंग चल रही है, ठीक है ना सर? जैसे छोटी बच्ची के साथ रेप हुआ है तो उसके पेरेंट्स वहां पे हो कम से कम,
या कोई भी होना चाहिए जो उसके उस मौके पे मौजूद होने चाहिए जब इनकी सुनवाई हो। 1A इसको इसको कब जोड़ा था सर? 2018 में, ठीक है ना सर। दूसरा देखिए, ए हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ एप्सीलेशन में डायरेक्ट डेट एनी पर्सन हु हैज बीन रिलीज्ड ऑन बेल अंडर दिस चैप्टर। अब दिस चैप्टर का मतलब क्या हो गया सर? ये पूरा जो चैप्टर है 33, इसके अंदर कहीं भी जमानत मिल रही है, कहीं भी जमानत मिल रही है, चाहे वो जमानत 436 की हो, 437 की हो, 436 ए की हो, 438 की हो, 439 की हो, कैंसिलेशन कराने का आना पड़ेगा 439(2) में आना पड़ेगा। ठीक है ना सर, ये बात क्लियर है? तो ये प्रोविजन तीन चीजों के लिए काम कर रहा है। किसके लिए काम कर रहा है सर? तीन प्रावधान बता रहा है। पहला प्रावधान तो क्या बता रहा है सर कि देखिए, क्लोज 1A में क्या लिखा हुआ है कि तीन कंडीशंस है, तो हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ एप्सीलेशन बेल ग्रांट करते समय और भी कंडीशन इंपोज कर सकता है। बी में ये बताया हुआ है कि भैया अगर कोई भी कंडीशन ऐसे इंपोज कर दी है तो आप आ सकते हो अप्रोच करते हुए। तीसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन के में क्या कि 15 डेज का नोटिस देना पड़ेगा। और ये अपनी बात है, 15 डेज नोटिस की तो बात अलग है, 15 डेज तुम याद रखना। तीसरी जो मेन चीज है वो है कैंसिलेशन ऑफ बेल। किसकी बात है? हाँ, 15 दिन की बात को तो तुमको याद रखना ही है, कैंसिलेशन ऑफ बेल की बात है। देखिए 439 जल्दी से, वेरेवर हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन, वेरेवर हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन, जहां कहीं भी उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय का मामला है, जहां कहीं भी उच्च न्यायालय सत्र न्यायालय का मामला है, तो वो भी जमानत देने में सशक्त है। देन दे आर आल्सो एम्पावर्ड टू गिव बेल, देन दे आर आल्सो एम्पावर्ड टू गिव बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंस, दे आर आल्सो एम्पावर्ड टू गिव बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंस। मामला है तो वह भी अजमानती मामले में जमानत देने के लिए सशक्त है। तो वो भी अजमानती मामलों में जमानत मामला है तो वो भी अजमानती मामलों में जमानत देने के लिए सशक्त है। तो वो भी अजमानती मामलों में जमानत देने के लिए सशक्त है। पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर ए, conditions mentioned under 437 clause 3, conditions mentioned under 437 clause 3, conditions mentioned under 437 clause 3, जो भी शर्तें दी गई है 437(3) के अंतर्गत, जो भी शर्तें दी गई है 437(3) के अंतर्गत, उनके लिए उनके लिए उनके लिए भिन्न शर्तें अधिरोपित की जा सकती है, उनके लिए भिन्न शर्तें अधिरोपित की जा सकती है। फॉर देम, for them separate conditions can also be imposed, for them separate conditions can also be imposed, for that separate conditions can also be imposed, भिन्न शर्तें भी अधिरोपित की जा सकती है। आगे लिखिए, आगे लिखिए, if any condition imposed by magistrate can also be changed, if any conditions imposed by magistrate can also be changed, if any conditions imposed by magistrate can also be changed, यदि किसी मजिस्ट्रेट द्वारा शर्तें अधिरोपित की गई है तो उन्हें भी बदला जा सकता है। यदि किसी मजिस्ट्रेट द्वारा शर्तें अधिरोपित की गई है तो उन्हें भी बदला जा सकता है, उन्हें भी बदला जा सकता है। आगे लिखिए, इन द केसेस ऑफ, इन द केसेस ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट द नोटिस टू पीपी इज मैंडेटरी, द नोटिस टू पीपी इज मैंडेटरी। आजीवन कारावास के मामलों में लोक अभियोजक को सूचना देना आज्ञापक है, लोक अभियोजक को सूचना देना आज्ञापक है। आजीवन कारावास के मामले में लोक अभियोजक को सूचना देना आज्ञापक है। पैराग्राफ लिखिए, सेकंड चौथा पॉइंट है ना, in the cases related to the rape, in the cases related to the rape, बलात्संग से जुड़े हुए मामलों में, बलात्संग से जुड़े हुए मामलों में, बलात्संग से जुड़े हुए मामलों में, इन द केसेस रिलेटेड टू द रेप, बलात्संग से जुड़े हुए मामलों में 15 days notice to PP is mandatory, 15 days notice to PP is mandatory। 15 दिवस पूर्व सूचना देना लोक अभियोजक को आज्ञापक है, 15 दिवस पूर्व सूचना देना लोक अभियोजक को आज्ञापक है, 15 दिवस पूर्व सूचना देना लोक अभियोजक को आज्ञापक है। आज्ञापक है।
ठीक है, बस हो गया, खत्म हो गया। 437 लिख लीजिए, 437 थोड़ा बड़ा है, ठीक है ना। कैंसिलेशन ऑफ बेल अलग से लिखाऊंगा, टॉपिक पूरा टॉपिक अलग से कराऊंगा। लिख लो, एक लाइन और लिख लो उसमें, इस धारा के अंतर्गत जमानत रद्द करने का भी आदेश दिया सकता है। इस धारा के अंतर्गत जमानत रद्द करने का भी आदेश दिया सकता है। अंडर दिस सेक्शन order for cancellation of bail can also be given. Under this section, order for cancellation of bail can also be given. Under this section, order for cancellation of bail can also be given. Can also be given. प्लीज आगे लिखिए। वन 437 लिखिए। 437 फर्स्ट पॉइंट लाल के लिखने स्टार्ट कीजिए। वेर एवर एनी पर्सन इज अरेस्टेड, जहां कहीं भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है किसी अजमानती मामले में, किसी अजमानती मामले में बिना वारंट के, जहां कहीं भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है किसी अजमानती मामले में बिना किसी वारंट के, wherever any person is arrested in non-bailable offense without warrant बिना वारंट के, then officer in charge of police station or court can grant bail. Then officer in charge of police station or court can grant bail. तो पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी, तो पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी या न्यायालय जो कि उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय से भिन्न है, जमानत दे सकते हैं, जो कि उच्च न्यायालय सत्र न्यायालय से भिन्न है, जमानत दे सकते हैं। कोर्ट which is other than high court or court of session, can grant bail. The general rule is that the general rule is देगा नहीं, मजिस्ट्रेट पर काट देगा उसके, वरना लिखा हुआ है उसमें, लेकिन देता नहीं, कभी नहीं देता। बहुत हाई प्रोफाइल केस है जिसमें दबाव हो गया है बहुत ज़्यादा पुलिस पे, एसपी डीएसपी डीजीपी आईजी का फोन आ गया है, पुलिस वाला बेल दे देता है। नॉन अवेलेबल भी पुलिस वाला बेल दे देता है, कभी होता नहीं है। प्रैक्टिकल लिस्ट में तो कि फिर मेरे मजिस्ट्रेट साहब के सामने जाके आंखें नहीं मिलानी का उसको, ऐसा कह देंगे कि हम कहाँ गए थे, तुम ही कोर्ट चला लो फिर आके। तो फिर उसको डर है ना फिर इस बात का, जब डांट पड़ेगी तो एसएचओ को ही पड़ेगी। डांट किसको पड़ेगी? ये जो एसआई होगा उसमें, जो पुलिस वाला सामने जाएगा उस दिन, उसी को पड़ेगी डांट। एक बार ऐसे बेल दे दी थी कोटा में, किसी नोन है मेरे, उन्होंने एसएचओ को सुबह से लेकर शाम तक खड़ा रखा कोर्ट के बाहर, और क्यों दी होगी? खड़ा रखा उसको बाहर, प्रोविजन दिया हुआ है। आई नो, वी ऑल नो। देखो पढ़िए 437 पढ़िए एक बार, मैं आपको दिखाता हूँ। देयर आर प्रोविजंस, पर प्रोविजंस का मतलब ये थोड़ी होता है कि उसको आपको उसको यूज ही करना है। By an officer in charge of police station or appears before the court, he may be released on bail. लिखा हुआ है ना। पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार निरुद्ध किया जाता है, या उच्च न्यायालय अथवा सेशन न्यायालय से भिन्न न्यायालय। तो मतलब सिंपल सी बात है कि देयर आर प्रोविजंस
तो मतलब ऑफिस इंचार्ज कौन है सर? एसएचओ। समझ में आई बात? बेल का प्रावधान है लेकिन बेल देता नहीं है। आगे लिखिए, बेल इज ए रूल बट जेल इज एन एक्सेप्शन। बेल इज ए रूल बट जेल इज एन एक्सेप्शन। जमानत नियम है परंतु परंतु कारागार अपवाद, परंतु कारागार अपवाद। आगे लिखिए, बट इन द फॉलोइंग मैटर्स शैल नॉट टेक बेल, बट इन द फॉलोइंग मैटर्स शैल नॉट टेक बेल, बट इन फॉलोइंग मैटर्स शैल नॉट टेक बेल। निम्नलिखित मामलों में जमानत नहीं दी जाएगी, निम्नलिखित मामलों में जमानत नहीं दी जाएगी, निम्नलिखित मामलों में जमानत नहीं दी जाएगी। पहला लिखिए, व्हेन ऑफेंस इज पनिशेबल बाय डेथ और एलाई, व्हेन ऑफेंस इज पनिशेबल बाय डेथ और एलाई, जहां कहीं भी कोई मामला मृत्युदंड या आजीवन कारावास से संबंधित है, जहां कहीं भी कोई मामला मृत्युदंड या आजीवन कारावास से संबंधित है। पॉइंट नंबर बी लिखिए, व्हेन ऑफेंस इज कॉग्निजेबल, when offense is cognizable but person was previously convicted, but the person was previously convicted, जहां कहीं भी मामला संज्ञेय है, संज्ञेय है, जहां कहीं मामला संज्ञेय है परंतु परंतु व्यक्ति के विरुद्ध पूर्ववत अपराध है, व्यक्ति के विरुद्ध पूर्ववत अपराध है, बट द पर्सन वाज प्रीवियसली कन्विक्टेड, पूर्ववत अपराध है। पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर ए लिखना है इसमें, जो लिखा ना मैंने इसमें, इसी में पूर्ववत अपराध में प्रीवियस ऑफेंसेस में प्रीवियस कन्विक्शन में लिखना, बाय डेथ एलाई और मोर देन 7 ईयर, और मोर देन 7 ईयर। पॉइंट नंबर ए लिखना, मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक, मृत्युदंड, मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक का कारावास, डेथ एलाई और 7 और मोर ईयर। बी पॉइंट लिखिए, 2 or more time cognizable offense, 2 or more time cognizable offense, 2 or more time cognizable offense, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक असंज्ञेय अपराध, असंज्ञेय अपराध जिनमें जिनमें 3 वर्ष से अधिक, जिनमें 3 वर्ष से अधिक, 3 वर्ष से अधिक परंतु 7 वर्ष से कम, 3 वर्ष से अधिक परंतु 7 वर्ष से कम की सजा दी गई है। 2 or more time cognizable offense in which punishable by more than 3 year, in which punishable by more than 3 year, but not more than but not more than, या फिर ऐसे लिखिए but not more than 7 year, but not more than 7 year। यहाँ पे ना इसको नोट को काट देना सर, जो लिखा हुआ है ना बट नॉट लिखा हुआ है ना सेकंड पॉइंट में, उसको नोट को काट दीजिए सर, ये गलती है इसमें, ठीक है ना? उन्होंने की है गलती। हिंदी में तो ठीक है, इंग्लिश में गड़बड़ी है। मतलब ऐसा है सर, कहने का तात्पर्य है कि सर देखिए सजा तो ऐसी है कि आप इनमें नहीं दोगे, जैसे डेथ है, एलआई है और 7 से प्लस है, 7 या 7 से ज्यादा, इनमें आप जमानत नहीं दोगे। फिर दूसरा पॉइंट इसने क्या बोला, दूसरा पॉइंट सर इसने बोला कि जहां पे भी 2 बार से ज्यादा, 2 या 2 बार से ज्यादा उसको सजा मिल चुकी 3 साल से ज्यादा और 7 साल से कम, क्योंकि 7 साल तक तो सर इसमें कवर हो ही गई ना। तो वहां पे अगर तुम नोट लगा दोगे, डायरेक्ट में जो लिखा हुआ है ना नोट, अगर तुम नोट लगा दोगे तो फिर अर्थ का अनर्थ हो जा रहा है वहां पे, देयर इज ए लेजिस्लेटिव एरर, ठीक है ना? उस नोट को काट देना, हिंदी में ठीक है, समझ में आई बात? तो इनमें जमानत नहीं मिलेगी। डन, लिखिए, लिखिए, इन फॉलोइंग मैटर्स देन देयर कैन बी बेल, इन फॉलोइंग मैटर्स देयर कैन बी बेल, निम्नलिखित मामलों में जमानत का प्रावधान है, निम्नलिखित मामलों में जमानत का प्रावधान है। पॉइंट नंबर ए, एज बिलो 16 ईयर, 16 वर्ष से कम आयु, 16 वर्ष से कम आयु, 16 वर्ष से कम आयु, एज बिलो 16 ईयर, 16 वर्ष से कम आयु। पॉइंट नंबर बी, वुमन, महिला, महिला को जमानत दे देते हैं, ठीक है ना सर? पॉइंट नंबर बी महिला। पॉइंट नंबर सी, सिख, बीमार, सिख, बीमार या रोगी, रोगी भी लिख सकते हो बीमार की जगह, रोगी। पॉइंट नंबर डी,
इनफर्म पर्सन, इनफर्म पर्सन, शिथिलांग व्यक्ति, शिथिलांग व्यक्ति, शिथिलांग व्यक्ति। आगे लिखिए, पैराग्राफ लिखिए। वेरेवर द ऑफेंस वाज कॉग्निजेबल, वेरेवर द ऑफेंस वाज कॉग्निजेबल, जहाँ कहीं भी कोई, जहाँ कहीं भी कोई संज्ञेय अपराध था, जहाँ कहीं भी कोई संज्ञेय अपराध था, then can also be released, then can also be released on bail, then can also be released on bail, then can also be released on bail। तो जमानत पर रिहा किया जा सकता है, तो जमानत पर रिहा किया जा सकता है। आफ्टर स्टेटिंग स्पेशल रीजंस, आफ्टर स्टेटिंग स्पेशल रीजंस, विशेष कारण अभिलिखित करने के पश्चात, विशेष कारण अभिलिखित करने के पश्चात, विशेष कारण अभिलिखित करने के पश्चात। पैराग्राफ से लिखिए। Wherever matter pertain to death, LI और more than 7 year, जहाँ कहीं भी अपराध, जहाँ कहीं भी अपराध मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक का है तो, जहाँ कहीं भी कारावास, मृत्युदंड, अपराध या 7 वर्ष से अधिक का है तो, wherever matter pertain to death, LI or more than 7 year, then PP shall be heard, then PP shall be heard है तो लोक अभियोग को सुना अनिवार्य है, लोक अभियोग को सुना अनिवार्य है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। Wherever इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट, जहाँ कहीं भी अन्वेषण अधिकारी, थोड़ा तेज लिखना प्लीज, 437 बड़ा है। जहाँ कहीं भी अन्वेषण अधिकारी या न्यायालय संतुष्ट है कि, या न्यायालय संतुष्ट है कि, या न्यायालय संतुष्ट है कि, कोर्ट इज सेटिस्फाइड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल, संतुष्ट है कि, संतुष्ट है कि अभियुक्त ने या आरोपी ने कोई अजमानती अपराध नहीं किया है, अजमानती अपराध नहीं किया है, तो उसे जमानत पर रिहा किया जाएगा, तो उसे जमानत पर रिहा किया जाएगा। That person is not committed non-bailable offense, then he shall be released on bail, then he shall be released on bail, then he shall be released on bail। आगे लिखिए। जो लिखेंगे हम, ये 437 का 3 है, ठीक है ना, 437 का 3 है जो हम लिखेंगे हम। लिखिए, wherever matter is more than 7 year, wherever matter is more than 7 year और ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, और ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, जहाँ कहीं भी मामला 7 वर्ष से अधिक का है, जहाँ कहीं मामला 7 वर्ष से अधिक का है, या राज्य के विरुद्ध अपराध है, या मैटर रिलेटेड टू चैप्टर 6, या मैटर रिलेटेड टू चैप्टर 6, 16, 17, या मामला अध्याय 6, 16, 17 से संबंधित है, या मामला अध्याय 6, 16, 17 से संबंधित है, या दुष्प्रेरण या प्रयत्न का मामला है, या दुष्प्रेरण या प्रयत्न का मामला है, दुष्प्रेरण या प्रयत्न या षड्यंत्र का मामला है, या षड्यंत्र का मामला है, अबेटमेंट, अटेम्प्ट और कॉन्स्पिरेसी, और कॉन्स्पिरेसी, और कॉन्स्पिरेसी, देन कोर्ट कैन इम्पोज फॉलोइंग कंडीशंस, देन कोर्ट कैन इम्पोज फॉलोइंग कंडीशंस। षड्यंत्र का मामला है तो न्यायालय निम्नलिखित शर्तें अधिरोपित कर सकता है, तो न्यायालय निम्नलिखित शर्तें अधिरोपित कर सकता है, देन कोर्ट कैन इम्पोज फॉलोइंग कंडीशंस। फर्स्ट वन लिखिए, अटेंड द कोर्ट, अटेंड द कोर्ट, न्यायालय में उपस्थित रहने हेतु, न्यायालय में उपस्थित रहने हेतु, न्यायालय में उपस्थित रहने हेतु। पॉइंट नंबर बी, शैल नॉट कमिट द ऑफेंस ऑफ सिमिलर नेचर, शैल नॉट कमिट द ऑफेंस ऑफ सिमिलर नेचर, समान प्रकृति के अपराध नहीं करने के लिए, समान प्रकृति के अपराध नहीं करने के लिए, कैन नॉट कमिट द ऑफेंस ऑफ सिमिलर नेचर, समान प्रकृति के अपराध नहीं करने के लिए। थर्ड पॉइंट लिखिए, शैल नॉट इंड्यूस थ्रेट प्रॉमिस टू एनी विटनेस, शैल नॉट इंड्यूस थ्रेट और प्रॉमिस टू एनी विटनेस, किसी भी
किसी भी साक्ष्य को, किसी भी साक्षी को, किसी भी साक्षी को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा। कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा। नॉट इम्पोज, shall not induce, threat, promise to any witness। चौथा पॉइंट लिखिए, any other condition which court deems fit, any other condition which court deems fit। ऐसी कोई भी शर्त, ऐसी कोई भी शर्त जो न्यायालय उचित समझे, ऐसी कोई भी शर्त जो न्यायालय उचित समझे, ऐसी कोई भी शर्त जो न्यायालय उचित समझे, उचित समझे। ठीक है ना सर। क्लोज 4 लिखिए, wherever trial by magistrate, wherever trial by magistrate and within 16 days, and within 60 days, and within 60 days of taking evidences, and within 60 days, and within 60 days, and within 60 days wherever trial by magistrate, जहाँ कहीं भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण है, जहाँ कहीं भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण किया जा रहा है, जहाँ कहीं भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण किया जा रहा है, ये क्लोज छठा है शायद ना, जहाँ कहीं भी विचारण मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण किया जा रहा है और साक्ष्य लेने के, और साक्ष्य लेने के, और साक्ष्य लेने के 60 दिन की अवधि के अंदर पूरा नहीं हो सकता, साक्ष्य लेने के 60 दिन की अवधि के भीतर पूरा नहीं हो सकता। ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट एंड विद इन 60 days of taking evidences, trial is not completed, trial is not completed, trial is not completed, then such person can be released on bail, then such person can be released on bail, then such person can be released on bail। तो उस व्यक्ति को जमानत पर रिहा करना होगा, तो उस व्यक्ति को जमानत पर रिहा करना होगा, तो उस व्यक्ति को जमानत पर रिहा करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, देखिए ऐसा होता है सर, एविडेंसेस चल रहे हैं कोर्ट के अंदर, ठीक है ना, अब 60 दिन तक, 60 दिन हो गए एविडेंसेस चलते हुए, लेकिन सर 60 दिन तक भी क्या हो रहा है सर, कोई जमानत नहीं हो रही है, मतलब कोई ट्रायल खत्म ही नहीं हो रहा है, आदमी जेल में है, तो सर उसका अधिकार है कि वो 61वें दिन कोर्ट में जाके क्या कर दे, जमानत की अर्जी लगाए। ये ऐसा डिफॉल्ट बिल टाइप राइट नहीं है, ये कोई इनडिफिजिबल राइट नहीं है, ये ऐसा राइट नहीं है जिसको जमानत आपको देनी ही होगी। ये कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि इसका आपको जमानत देनी ही होगी, ठीक है ना, ये कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि आपको जमानत देनी होगी। अब कोर्ट देखेगा 61वें दिन, देखिए 61वें दिन 60 दिन का क्या क्या फंडा है मैं आपको बताऊं। 2 महीने तक अगर एविडेंसेस ले रहे हो तो आप तो जज तो जानता ही ना कि भाई एविडेंसेस अगर स्ट्रांग है जमानत नहीं देगा, लेकिन अगर जज को लगता है कि द एविडेंसेस आर नॉट वेरी स्ट्रांग, द एविडेंसेस आर नॉट वेरी स्ट्रांग, तो फिर वो क्या करेगा सर, हाँ दे देगा जमानत, और क्या। तो ये एक 60 दिन का प्रोसेस इसलिए रखा जाता है क्योंकि देखिए जब एविडेंसेस लिए जा रहे हैं तो 60 दिन में तो केस का पता लग ही जाता है ना कि क्या चल रहा है मैटर में। 2 महीने में तो पता लग ही जाएगा केस की ट्रायल में, हियरिंग में, कि केस झूठा केस लगाया है या क्या मामला है, ठीक है। आगे लिखिए, wherever a trial has been concluded, जहां कहीं भी विचारण समाप्त किया जा चुका है, जहां कहीं भी विचारण समाप्त किया जा चुका है, then court if satisfied that accused is not guilty, और न्यायालय को ये विश्वास करने योग्य कारण है कि, न्यायालय को ये विश्वास करने योग्य कारण है कि, और न्यायालय के को ये विश्वास करने योग्य कारण है कि अभियुक्त द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया, अभियुक्त द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया, कोई अपराध नहीं किया गया, तो निर्णय आने तक उसे जमानत पर छोड़ा जा सकता है। Then till judgment such person shall be released on bail, then till judgment such person shall be released on bail, then till judgment such person shall be released on bail, then till judgment such person shall be released on, निर्णय आने तक उस व्यक्ति को जमानत पर छोड़ा जा सकता है।
डन। हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए ग्राउंड्स फॉर कैंसिलेशन ऑफ बेल, ग्राउंड्स फॉर कैंसिलेशन ऑफ बेल, ग्राउंड्स फॉर कैंसिलेशन ऑफ बेल। अब सर बेल कैंसिल के बहुत सारे ग्राउंड हो सकते हैं। अगर आप जैसे मानते हैं ना कि आप भाई साहब आपको क्या कराना है, बेल कैंसिल करानी है, ठीक है ना। इफ यू वांट टू कैंसिल द बेल देयर आर मल्टीपल ग्राउंड्स फॉर इट। जैसे आपको बेल कैंसिल के लिए जाना है, यू वांट टू अप्रोच द कोर्ट फॉर द कैंसिलेशन ऑफ बेल, तो देयर आर मल्टीपल ग्राउंड जिसमें बेल का कैंसिलेशन होता है। जैसे 437 का 5, 437 का है सर 5, उसमें भी आप एप्लीकेशन लगा देते हो अपनी। बेल कहाँ का कैंसिल होती है मैं आपको एक साथ लिखवा दूंगा, ठीक है ना सर। हेडिंग कैंसिलेशन ऑफ बेल, ग्राउंड्स फॉर कैंसिलेशन ऑफ बेल। अब बेल्स कहाँ कैंसिल होती है इसका एक डायग्राम बना देता हूँ, इसको हमेशा याद रखना। इसको क्या करना सर, हमेशा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बेलेबल मामलों में बेल कहाँ मिलेगी, 400। नॉन बेलेबल मामलों में बेल कहाँ मिलेगी, अब यहाँ पे मिलेगी ना। डिफॉल्ट बेल भी तो बेल ही है, नॉन बेलेबल मामले में तो डिफॉल्ट बेल हो रही है आपकी। अब सवाल ये है कैंसिलेशन ऑफ बेल का। जमानत रद्द करने का सवाल है। जहां मैं बात करता हूं कैंसिलेशन ऑफ बेल की, तो कैंसिलेशन ऑफ बेल के अगर जैसे बेलेबल ऑफेंस है, कौन सा ऑफेंस है, जमानती अपराध है और इसको कैंसिल करवाना है, तो 436 का दूसरा, यहां तो कौन करेगा साहब, जुडिशियल मजिस्ट्रेट। और आप यहाँ पे भी जा सकते हैं सर, क्योंकि वहाँ लिखा है ना इस चैप्टर में, इस अध्याय के अंदर जहां पर भी आपको बेल करवानी है वहां भी आप जा सकते हैं। बेलेबल मामले में बेल कैंसिल करवानी है। आगे अगर एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करिए, कौन सी बेल ग्रांट करी है, अग्रिम जमानत कोई करिए, तो आप या तो हाईकोर्ट जाइए या कोर्ट ऑफ सेशन जाइए। 439 2 में अगर कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस है, इफ नॉन बेलेबल ऑफेंस, 439 यहाँ पे तो कौन ग्रांट, यहाँ तो कौन कैंसिल करेगा, हाईकोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन। और 437 में कौन करेगा सर कैंसिल, जुडिशियल मजिस्ट्रेट। बेल यहां से मिल रही है, कैंसिल वहां हो रही है। आई थिंक ये पूरा चिट्ठा समझ में आ गया होगा, है ना। अगर डिफॉल्ट बेल है तो ये किसका है सर, सेम ही है दोनों। मजिस्ट्रेट ने डिफॉल्ट बेल दी तो मजिस्ट्रेट ही कैंसिल करेगा भैया। तो या तो 489(2) तो पूरे सबका ही वही है, 489(2) 489(2 तो सब में ही है।
क्योंकि उसने एक शब्द लिख दिया ना कि कहीं भी बेल ग्रांट की जा रही तो कैंसिल कहाँ हो रही है, इस चैप्टर की जितनी भी बेल है वो सब कहाँ कैंसिल होगी। देखा जाए तो 436 ए में भी बेल मिल रही है, वो बेल कहाँ कैंसिल हो गई, वही 439 2। अब उसको लिखा नहीं है 436 ए की बेल कहाँ मिलेगी। समझ में आई सवाल गणित। जल्दी जल्दी पॉइंट लिखेंगे अब अपन थोड़े से और, मैं कुछ थोड़ा सा और पढ़ाना चाहता हूँ आपको इसमें। कैंसिलेशन ऑफ बेल के ग्राउंड्स लिखेंगे, इसमें मैं केसेस भी डिस्कस करता हूँ आपके साथ में। लिखिए फर्स्ट वर्ड लिखिए, इफ आफ्टर ऑब्टेनिंग द बेल अक्यूज वॉयलेटेड द कंडीशन ऑफ बेल। इफ आफ्टर ऑब्टेनिंग द बेल अक्यूज वॉयलेटेड द कंडीशन ऑफ बेल। भाई कब कब जमानत रद्द की जाएगी, कौन कौन से ग्राउंड्स होते हैं, किसी की बेल कैंसिल करवानी है तो कौन कौन से ग्राउंड से, पीपी बनोगे ना तुम लोग, तुमको पता होना चाहिए कि भाई कौन कौन से ग्राउंड्स पे बेल कैंसिल करवानी है। आफ्टर ऑब्टेनिंग द बेल अक्यूज वॉयलेटेड द कंडीशन ऑफ बेल, जमानत दिए जाने के पश्चात बंद पत्र की शर्त का उल्लंघन किया है, बंद पत्र की शर्त का उल्लंघन किया है, बंद पत्र की शर्त का उल्लंघन किया है। जैसे मान लीजिए अक्यूज ने क्या किया था सर, जब वो जेल में था ना तब उसने धमकाया था, किसको धमकाया था, थ्रेटन किया था, किसको, विटनेसेस को। अब फिर कोर्ट ने उसके बाद में, कोर्ट ने क्या दे दी थी उसको, कोर्ट ने उसके बाद उसको बेल दे दी सर। अब ये बोल रहे हैं कैंसिलेशन ऑफ बेल में जाके ये बोल रहे हैं कि सर ये धमका रहा है, इसने धमकाया था पहले, इसकी जमानत कैंसिल करो। इन्होंने क्या किया था सर, धमकाया था, जमानत कैंसिल करो। तो इसी के ऊपर एक जजमेंट है, पंचानन मिश्रा वर्सेस दिगंबर मिश्रा। किसका नाम क्या है सर, बनाम दिगंबर मिश्रा। दिस इज 2005 सुप्रीम कोर्ट। और इस केस में बोला कि जमानत मिलने के बाद अगर धमकाया है तो कैंसिल होगी ना बेल। तुमको पहले धमकाया था, जेल में था तब, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब पोस्ट बेल थ्रेटन किया है तो कैंसिलेशन ऑफ बेल है। तब जमानत होने के पश्चात अगर धमकाया है तो बेल कैंसिल करो। समझ में आई बात। अगर पोस्ट बेल सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, मतलब जमानत होने के पश्चात अगर धमकाया गया है तो आप बेल कैंसिल करेंगे। फिर कोई भी धमकी दी गई है, उत्प्रेरणा दी गई है, तो आप उसके बाद के बेल कैंसिल करोगे। और एक और बोला है बेल कैंसिल जो होगी ना इसी केस में, एक और केस है दौलत राम वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। हरियाणा सही लिखा है मैंने, कितने नंबर आए इस बार हिंदी में 15 में से? हिंदी अच्छे से पढ़ो। हरियाणा का संधि विच्छेद क्या होता है, हरी प्लस, कोई संधि विच्छेद नहीं है ना हरियाणा का, क्या है क्या इसका, कोई सार्थक शब्द का मतलब भी तो निकलना चाहिए ना। हरी का हरियाणा
इस केस में क्या वो लिखो यार, बस तुम बात में लिखिए, दौलत राम को लिखिए। बेल शेल नॉट बी कैंसल्ड एज ए मैटर ऑफ रूटीन। रोजमर्रा के कार्यकलाप में जमानत खारिज नहीं की जाती। रोजमर्रा के कार्यकलाप में जमानत खारिज नहीं की जाती। बेल कैन नॉट बी कैंसल्ड एज मैटर ऑफ रूटीन। बेल कैन नॉट बी कैंसल्ड एज मैटर ऑफ रूटीन। It shall only cancel after hearing both the parties. It shall only cancel after hearing both the parties. It shall only cancel after hearing both of the parties. यह दोनों पक्षकारों को सुने जाने के पश्चात ही निरस्त की जाएगी। ये दोनों पक्षकारों को सुने जाने के पश्चात ही निरस्त की जाएगी। सेकंड पॉइंट लिखिए, ये दोनों पक्षकारों को सुने जाने के पश्चात ही निरस्त की जाएगी। सेकंड पॉइंट लिखिए, if the accused has suppressed some material fact, if accused has suppressed some material fact, यदि अपराधी द्वारा किसी तात्विक तथ्य का लोप किया गया है, यदि अपराधी द्वारा किसी तात्विक तथ्य का लोप किया गया है। सप्रेस द मटेरियल फैक्ट मतलब क्या होता है कि सर कोई ऐसा फैक्ट था उसको बताना चाहिए था, ठीक है ना सर। डेलिबरेटली किसी फैक्ट को छुपा लिया उसने, जैसे बोल दिया कि घर में दादी की डेथ हो गई, दादा की डेथ हो गई, बेल चाहिए, ठीक है ना। लेकिन दादी थी, कौन सी दादी थी, या दादा थे, कौन सा दादा थे, छोटे दादा, बड़े दादा, दूर के दादा, इस टाइप का कोई ग्राउंड उठाया उसने, समझ में आई बात। जैसे वो ऐसे कोई भी फालतू सा ग्राउंड उठा के कि भैया बेल ग्रांट होनी चाहिए। यूजुअली क्या होता है इन दीज केसेस, जब कोर्ट बेल ग्रांट करता है तो कोर्ट ये नहीं पूछता कि कौन सा दादा है, रियल दादा है, परदादा है, कौन सा दादा है, ये थोड़ी पूछता है कोर्ट। अगर आप कोई मटेरियल फैक्ट है, कोई तात्विक तथ्य है, उसका लोप कर देते हैं तो फिर आपकी बेल जमानत कैंसिल हो सकती है। थर्ड लिखिए, इफ द बेल वाज ग्रांटेड और on some illogical or absurd ground, if the bail was granted on illogical or absurd ground, यदि किसी मिथ्या या भ्रामक आधार पर जमानत दी गई थी, मिथ्या या भ्रामक आधार पर जमानत दी गई थी। इसका केस लिखिए, राम बाबू तिवारी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। केस लिखिए इसका, राम बाबू तिवारी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। ठीक है ना सर। इस केस में बोला था कि अगर कोई एब्सर्ड ग्राउंड पे अगर आपने बेल दी है, ठीक है ना, फालतू से कोई इलॉजिकल ग्राउंड है, ठीक है ना, बोले पड़ोस में शादी है, पड़ोस की लड़की को मैंने बेटी मान रखा है ना, पड़ोस के गांव में शादी है, वो पूरा गांव मैंने गोद लिया हुआ है, ये थोड़ी ग्राउंड होता है। कुछ भी ग्राउंड हो सकता है क्या, तो कोई ऐसे फालतू एब्सर्ड ग्राउंड पे बेल नहीं मिलेगी। अब ग्राउंड कुछ भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे उसने लिखा that accused will not abscond, भागेगा नहीं जमानत दे दोगे तो। accused will not threaten the witness, धमकाएगा नहीं जमानत दे दोगे तो। accused will not tamper evidences, सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। ये सब तो चलो वैलिड ग्राउंड है जिन पे बेल मिलती है। लेकिन अगर उसने लिख दिया कि accused is very polite and humble, accused is so soft spoken, हाँ, मैट्रिमोनियल केट देखे आपने, he is very humble, he is very polite, he love Indian food, तो इस टाइप की बात है। बात समझ में आई? तो सर अक्यूज इज वेरी पोलाइट एंड हम्बल, या फिर अक्यूज इज वेरी हाईली रेपुटेटेड इन सोसाइटी, हिज रेपुटेशन विल टार्निश इफ ही इज बिहाइंड द बार फॉर मोर देन 5 days। ये इन ग्राउंड्स में थोड़ी बेल मिलती है भाई। बात समझ में आई? फोर्थ कंडीशन लिखिए, the bail was granted for different offense, but now due to the circumstances the offense has been changed. The bail has been granted for different offense, but now due to circumstances offense has been changed। देखिए, जमानत किसी भी अपराध के लिए जारी की गई थी,
जमानत किसी भी अपराध के लिए दी गई थी, जमानत किसी भी अपराध के लिए दी गई थी, परंतु 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 परिस्थितिवश अपराध बदल चुका है। परंतु परिस्थितिवश क्या हो चुका है सर? बदल गया है सर। जैसे इसमें केस लिखिए, हामिदा वर्सेस राशिद। हामिदा, HAMIDA, हामिदा वर्सेस राशिद, 2008 सुप्रीम कोर्ट। 2008 सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। राशिद, RASHID, राशिद, हमीदा वर्सेस राशिद। उन्होंने बोला कि अगर अपराध बदल रहा है तो फिर आप जमानत कैंसिल करो ना भैया। आदमी पहले क्या था, पहले आदमी कोमा में गया था, अब उसकी डेथ हो गई, कैंसिल करो बेल। भाई जब उसको दी थी बेल तो उस टाइम तो वो कोमा में था ना, अब तो डेथ वाला ऑफेंस बन गया ना सर। और अगर डेथ से पनिशेबल है तो फिर 436 ए भी नहीं लागू होता वहां। तो रखो अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए जेल में, और क्या। उसमें तो बेल भी नहीं मिलती ना डेथ वाले ऑफेंस में। तो क्या पेरोल के लिए, पेरोल या फरलो, पेरोल फरलो की बात मत करो अभी। पेरोल फरलो का क्या होता है ना कि आप दो शब्द होते हैं, पेरोल और फरलो। अब पेरोल क्या होता है कि कोई स्पेशल ओकेशन होता है तो कोर्ट पेरोल ग्रांट करती है। फरलो ऐसा होता है कि जैसे गर्मी की छुट्टियां हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट छुट्टियों में बैठता है ना 2 महीने साल के, तो वैसे फरलो होता है। फरलो मतलब होता है फरलो। तो फरलो भी इसी चीज है। तो भरवाएंगे ही ना बेल बॉन्ड, बेल तो भरवाएंगे ना, तो सबके लिए भरवाएंगे। तो यूजुअली क्या होता है कि पेरोल फरलो पे भी अगर आपको छोड़ेंगे ना, जैसे घर में बेटी की शादी है, 15 दिन की छुट्टी चाहिए, हाँ, तो मेरी हालत ना पेरोल से भी खराब है, मतलब ये बात समझो। केस का नाम लिखिए, सावित्री अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। सावित्री अग्रवाल, SAVITRI, सावित्री अग्रवाल। अग्रवाल तो यूनिवर्सल स्पेलिंग है, कुछ भी लिख दो। शर्मा, अग्रवाल, ये तो इसी स्पेलिंग है, सब मतलब समझ ही जाते क्या है। वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अब इसमें क्या होना सर, दो चीजों के बारे में बताया। डिफरेंस बताया इसमें किस किस के बीच में, रिजेक्शन ऑफ बेल के बीच में और कैंसिलेशन ऑफ बेल के बीच में। देखिए, द कोर्ट द कोर्ट डिस्कस्ड अबाउट द कोर्ट डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंस बिटवीन रिजेक्शन ऑफ बेल and cancellation of bail. The court discussed about rejection of bail and cancellation of bail. लिखिए, जमानत नामंजूर करना। रिजेक्शन ऑफ बेल, कैंसिलेशन ऑफ बेल, जमानत खारिज करना, जमानत खारिज करना। क्या होता है ना सर, जमानत नामंजूर करना, इसको समझिए। भाई तुम गए जमानत लेने, तुम APP साहब, APO, तुम्हारे कोर्ट में कोई आए जमानत लेने, तुम क्या करोगे सर? रिजेक्शन ऑफ, उसकी जमानत को नामंजूर करवाओगे ना, कि सर ये कर सकता है, सर ये अरे एविडेंस टेम्पर कर सकता है, ये विटनेसेस को डरा सकता है, धमका सकता है, सर ये बहुत दबंग आदमी है गांव का, इसकी जमानत नहीं होनी चाहिए, ये सब बोलोगे ना? अरे बोलोगे नहीं बोलोगे? बोलेंगे ना, हाँ बोलना है वहां पे। अब तुम सब ये बात बोलोगे, ठीक है। तो ये मतलब प्री बेल सिचुएशन है। कब की सिचुएशन है? जमानत देने के पहले की सिचुएशन है। तुम खारिज उसको नामंजूर करवाओगे ना,
लेकिन एक बार अगर जमानत मिल गई तो फिर तुम क्या लगाओगे? अरे लगाओगे नहीं लगाओगे? लगाओगे ना? हाँ लगाना जमानत, जमानत लगानी है, ठीक है ना। कैंसिलेशन ऑफ बेल की मैं बात कर रहा हूँ, तो कैंसिलेशन ऑफ बेल भी आपको देखना है। कैंसिलेशन ऑफ बेल क्या होता है सर? पहले तो क्या था ना, सब काम चलता है मे में, ही मे वॉयलेटेड द कंडीशन, ही मे डू सो, ये ऐसा कर सकता है, वो ऐसा कर सकता है। अब आप क्या बोलोगे? ही हैज थ्रेटन्ड, he has tempered, he has absconded, he has flew from India, इंडिया से भाग गया है। समझ में आई बात? ये इसमें कौन सा टेंस आएगा बताओ? इसमें कौन सा आएगा पहले बताओ? फ्यूचर का कौन सा? सिंपल फ्यूचर या फिर परफेक्ट या कंटिन्यूअस? इसमें आएगा फ्यूचर परफेक्ट। करेगा, वहां जाएगा, उसको करना है। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ आएगा, यहाँ आएगा प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा आएगा? कर दिया, हो गया। He has में आता है ना, has थर्ड फॉर्म, has absconded, has tempered, has threatened। ये डिफरेंस समझ में आई? तुम्हें जब तक जमानत नहीं मिल रही तुमको क्या करना है सर? रिजेक्शन करोगे ना ईमानदारी से? मुश्किल लगता तुम लोगों का, मेरे को डाउट है। दिस इज द सर्विस टू सोसाइटी। कल को मान लीजिए एक रेप का अक्यूज है, खूब पैसे वाला है, मान लीजिए वो, उसने आपको पैसा वैसा, अब देखो पैसा वैसा दे दिया, कल को मान लीजिए उसको, उसने फिर से किसी का रेप कर दिया, तो एक अपराधी है, एविचुअल बहुत पैसे वाला है, घर के पास बहुत पैसा है, फिर से उसने किसी का मर्डर कर दिया, तो हु वुड बी द रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट? तो हमेशा अपना काम ईमानदारी से करना। ऐसा नहीं होता, अपराध अपराध होता है, छोटा या बड़ा। अपराध क्या है? अपराध। और सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस में तो पी चिदम्बरम लिखवाया था ना मैंने आपको, उसमें तो दिल्ली हाई कोर्ट को बोल दिया था दिल्ली हाई कोर्ट ने लॉ कमीशन को कि एक प्रोविजन ऐड करो, सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस में कोई जमानत नहीं मिलेगी, सामाजिक आर्थिक अपराधों में कोई जमानत का प्रावधान नहीं होना चाहिए। अग्नि मामले में, क्योंकि देखिए वैसी बात है ना, तो फिर ऑफेंस कौन सा बचा? फिर ऑफेंस क्या बचा? कौन सा तुम्हें ढीला ऑफेंस लगता है फिर? हाँ, कैसे नहीं हुई चोरी? की सिंपल चोरी तो होगी नहीं, मारपीट भी होगी। समाज में अगर खौफ हो जाए, अपराधियों में अगर खौफ ना रहे, अरे अगर जितने भी ऑफेंडर है अगर उनमें से भय समाप्त हो जाए, उनका डर ही खत्म हो जाए, तो आप मुझे बताओ तो सोसाइटी फ्लरिश कर पाएगी कभी? उसे हमारे मित्र आए थे वहां से, यूपी से, तो मैं रात को ले गया 2-2:30 बजे सांभर, तो सांभर उनको पूरा घुमाया, उनको बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे सर रात में कितनी शांति सुकून है। हमारे वहां तो लूट ले, कार में लट लेके घूमो तब जाके काम चलता है। मैंने बोला कि इधर क्राइम नहीं है और गांव वाले भी ऐसे नहीं है। जो कहने का मतलब ये है सर, कहने का मतलब ये है कि सोसाइटी में जो तुम लोग जो काम करोगे उसकी एक वो होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए, पर्पसलेसली नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी महिला ने पुरुष के खिलाफ कोई आरोप लगा दिया और तुम्हें पता है कि सारे आरोप झूठे हैं, तो तुम उसमें विरोध करो मत करो, वहां चलता है। 498 एक बार मामले हो गए, उसमें मत करो, उसमें तुम इतना विरोध नहीं करो, इतने स्ट्रांगली नहीं तो प्लीड करो, चलता है, वो चीज समझ में आती है। लेकिन बाकी समाज में कोई ऐसा अपराध नहीं है। 498 के 90% मैटर झूठे हैं। क्या? नहीं, वो बैठा था साइड में चुपचाप चेयर पे, तो अपना अपना आते रहो करते रहो। कागजी काम पूरा देखते हो तुम लोग, की कागज पूरे आए नहीं आए, बस हमारे तो उससे मतलब है। ठीक है सर, यहाँ पे होगी इसकी कहानी खत्म। अभी सावित्री अग्रवाल में समझ में आ गया ना अंतर क्या है?
लिखवाऊं इसमें कुछ सावित्री अग्रवाल में, समझ जाओगे? डायग्राम बना दो और क्या, इसमें यूज कर लो मे का, इसमें हो सकता है, ऐसा कर सकता है, इसमें वैसा करेगा वैसा करेगा, और क्या, इसमें हैज लिख दो बस। ऐसे मत करो यार। 437 से हेडिंग लिखिए, हेडिंग लिखिए 437 से। अब इसमें क्या होता है ना सर, समझने की कोशिश कीजिएगा, कुछ नहीं फालतू सेक्शन है। अभी राहुल गांधी को इन्हीं पे जेल, इन्हीं पे वो जमानत मिली थी। राहुल गांधी को जो भी जमानत मिली थी ना सर, 437 से में मिली थी। सूरत की कोर्ट ने जो जमानत दी थी ना, इसे भी दी थी 437 से। कब एड किया इसको? 2008 में, 8 में 8 लिखा हुआ है मेरे तो। अरे क्या करते हो, एक बार देख लेते 437 से। अरे क्रिमिनल सीआरपीसी अमेंडमेंट एक्ट 2008 है ना, कहाँ है? 5/9 कब लिखवाया था? अरे अमेंडमेंट एक्ट तो 8 ही है, लागू 2009 में हुआ है। गलत है बुक, वो गलत है। अमेंडमेंट एक्ट कौन सा है? 2009 में कोई अमेंडमेंट हुआ ही नहीं, 2008 का ही लागू हुआ है। अरे भैया वो मैंने लागू होने की डेट लिखवाई होगी यार। तुम ये जो एक्ट दो है ना, इसका 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 जो एक्ट नंबर 5 है 2009 का, लेकिन अमेंडमेंट एक्ट 2008 का है, लागू 2009 में हुआ है। हाँ हाँ हाँ, पास 2008 में हो गया था, साइन 2009 में हुआ है। अरे ज्यादा 31/12/2009 को। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे को पता है, सब पता है रे मेरे को, सब पता है मुझे। अरे अमेंडमेंट एक 2008 है, हाँ बस ठीक है। अभी सर होता क्या चीज है, या 2008 से 2019 में आया है सवाल। अब सर इसमें क्या होता है, सुन लीजिए, मैं आपको जिस चीज बताता हूँ उस प्रोविजन का। सर देखिए, इसमें जो क्लोज है ना, वो ये बात करता है, अगर आपको कन्विक्ट कर दिया है, क्या कर दिया है, आपको दोष सिद्ध कर दिया है कोर्ट ने, तो दोष सिद्ध कर दिया है, तो सर आपको अपील में जाने के लिए आपके पास कितने महीने, आप कोर्ट से अपील मांग, बेल ले लो सर। तो आप क्या है सर, कोर्ट में आपको पता है कि कन्विक्शन होने वाला है, तो एडवोकेट क्या करता है सर, तैयार रखता अपने पास एक 437 की एप्लीकेशन भी। तो उसमें क्या होता है, 6 महीने तक का समय मिल जाता है कि आप अपील, आप हाई कोर्ट चले जाओ। और सिर्फ ये तब लगता है 437 है जब आपको कन्विक्ट कर दिया गया हो, ठीक है ना, ये बात समझ में आई? अगर हाई कोर्ट जाने के लिए 6 महीने, और अगर बॉन्ड फेल हो गया, आप 6 महीने बाद नहीं आ पाए, तो 446 लग जाएगा। क्या लग जाएगा? ये बात समझ में आई? ठीक है, एक और टॉपिक है सक्सेसिव बेल एप्लीकेशन, पढ़ाऊंगा सर सक्सेसिव बेल एप्लीकेशन, तो तुम खत्म नहीं हो पाएगा फिर, ये देख लो, मैं तो पढ़ाते जा रहा हूँ, पढ़ाते ही जा रहा हूँ, पढ़ाऊंगा इसको भी, पढ़ा करेंगे इसके लिए, वो थोड़ा सा और करेंगे। कहाँ तक है ये चैप्टर? 450 तक है ना? 450 के बाद तो फिर दो 5 सेक्शन ही बचे हैं। 450 के बाद है तो सही, मेंस का, मेंस में तो है। अरे भाई थोड़ा सा तो बचा है, इसके लिए क्यों छुड़वाऊं मैं? ना प्री ना मेंस। 467 से 473 पढ़ाऊंगा 450 के बाद में। कहाँ से कहाँ तक? 467 से 473 और फिर 482।
ठीक है ना, बस फिर 7-8 सेक्शन ही बचेंगे 450 के बाद, कोई दिक्कत नहीं। मतलब आज क्या डे है, वेंसडे है ना, तो इस हफ्ते का टारगेट रहेगा अपना कि एक वो आरपीसी वाला एक्ट खत्म कर देंगे। समझाना नहीं, लिखवाना है मुझे। अब आप, हाँ आम से उठाना ही है। चलिए 437 ए, 437 ए में लिखिए जल्दी से। wherever trial has concluded and appeal is pending, wherever trial has concluded, जहाँ कहीं भी विचारण समाप्त हो गया है, जहाँ कहीं भी विचारण समाप्त हो गया है और अपील लंबित है, और अपील लंबित है, अपील लंबित है, then court shall issue, then court shall issue, then court shall issue a bail bond for 6 months, then court shall issue a bail bond for 6 months। तो न्यायालय जमानत बंद पत्र जारी करेगा, तो न्यायालय जमानत बंद पत्र जारी करेगा जिसकी वैधता 6 माह तक की, जिसकी वैधता 6 माह की होगी, जिसकी वैधता 6 माह की होगी, जिसकी वैधता 6 माह की होगी। If the accused does not present himself, if the accused does not present himself, then forfeiture of bond, then forfeiture of bond। यदि अभियुक्त उपसंजात होने में असफल होता है, यदि अभियुक्त उपसंजात होने में असफल होता है तो बंद पत्र का संप्रहरण हो जाएगा, तो बंद पत्र का संप्रहरण हो जाएगा। देन फोरफीचर ऑफ बॉन्ड एज पर सेक्शन 446, बंद पत्र का संप्रहरण हो जाएगा, संप्रहरण हो जाएगा धारा 446 के अंतर्गत, धारा 446 के अंतर्गत। डन, ठीक है सर, यहां तक का हो गया किस्सा खत्म। एक बार देखिए 440, देखिए सर 440 दो चीजों के लिए है, समझ लीजिए एक बार इधर। ऐसा है सर, दो चीजों के लिए है, समझिए, क्लोज 1 और क्लोज 2 समझने की कोशिश कीजिएगा। सर क्लोज 1 तो ये कह रहा है कि सर जो अमाउंट आप बॉन्ड का लगाएंगे वो बहुत ज्यादा नहीं होगा, वो अत्यधिक नहीं होगा, वो बहुत क्या नहीं होना चाहिए सर, एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। और परिस्थिति की सम्यक ध्यान में रखकर नियत करो, बंद पत्र को क्या करो सर, परिस्थिति की समय सीमा ध्यान रखकर उसको नियत करो। बहुत ज्यादा एक्सेसिव बॉन्ड मत लो, ऐसा नहीं कि आप अंधाधुन, क्योंकि सर आप क्या करते हो ना, होता क्या चीज है कि बॉन्ड में एक अमाउंट बढ़ना होता है। क्या बढ़ना होता है कि आपने 50,000 के मुचलके पर, 1 लाख के मुचलके पर, 2 लाख के मुचलके पर उस पर जमानत देते हैं। जमानत उसकी हैसियत देख के दो, पहली बात तो ये। लेकिन अगर किसी की भी कोर्ट ने, किसी भी पुलिस ऑफिसर ने या मजिस्ट्रेट ने अगर बहुत ज्यादा अमाउंट मांग लिया है आपसे, तो आप कहां जाएंगे, 440 के दूसरे क्लोज में आप अप्रोच करेंगे हाई कोर्ट, और मतलब अगर अमाउंट मांगा है ज्यादा तो जाओगे कहाँ, हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन। और अगर कंडीशन कुछ ऐसी है जो समझ में नहीं पड़ रही है आपको, तो कहाँ जाएंगे, 439(1)(b। कंडीशन समझ में नहीं आ रही है, शर्त समझ में नहीं आ रही जमानत की, तो जाओ 439(1)(b) में। अगर अमाउंट ज्यादा मांग लिया है पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट ने, तो जाओ 440 के दूसरे क्लोज में। समझ में आई बात, समझ में आया 440, इतना डायग्राम समझ लो बस बहुत है। अमाउंट ज्यादा है, कहां जाना पड़ेगा,
क्लोज टू में। अगर बॉन्ड की कंडीशन कुछ फालतू से डाल दी है, देयर इज जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली आई हैव रेड इट, अब मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, मेरे को ढूंढूंगा तो मिलना पड़ेगा। उसमें क्या हुआ कि एनआई का मामला था, किसका मामला था, नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट का मामला था। 5 लाख का चेक बाउंस हो रखा था, 5 लाख का चेक बाउंस था। आदमी जमानत के लिए गया तो बेचारे को जमानत के टाइम जज साहब ने क्या शर्त रख दी, मजिस्ट्रेट साहब ने, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने क्या शर्त रख दी कि तुम दो ऐसा करो 2 लाख रुपए उस पार्टी को दो, फिर तुम्हें जमानत देंगे। क्या कोर्ट ऐसी शर्त लगा सकता है क्या? नहीं लगा सकता, कभी नहीं लगा सकता, क्योंकि देखिए तुम बॉन्ड में पैसा भरवा लो, लेकिन कोई फालतू शर्त नहीं लगाओगे। पैसे देने की कोई शर्त होती है क्या? तो मामला, अभी तक मामले की सुनवाई तो कर। बात समझ में आ रही है? और फिर तुम्हें तो पता ही है ऐसी शर्त क्यों लगाई जाती है। बहुत से लोग अपील में चले जाते हैं और बहुत से लोग अपील में नहीं जाते, दे देते हैं कि ठीक है भाई जमानत तो हो रही है में, लेकिन जमानत के लिए पैसा, आप पैसा भरो ये शर्त नहीं लगा सकते। बंद पत्र का जो पैसा होता है ना आपका कि 50,000 का मुचल का, जिस दिन आप वापस आओगे ना आपको 50,000 रुपए वापस दे देगा। अरे कोर्ट क्या करेगा, आपको 50,000 रुपए वापस दे देगा, लो भाई तुम्हारे 50,000 रुपए, तुम नहीं आओगे तो 50,000 रुपए गए। तुम वापस आते हो और 50,000 रुपए वकील साहब रख लेते हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? आजकल ओटीपी जाने लगा है, ओटीपी जाता है आजकल। हाँ ये सब अभी तो अब तो बहुत हो गया, पहले तो क्या था, पहले तो आजकल बहुत वो हो गया है प्रोविजन। पहले क्या था, टफ हो गया है हर प्रोफेशन, क्या हो गया है, टफ। क्योंकि हर जगह क्या, कहाँ, हर जगह कौन से लोग आ गए दिमाग लगाने वाले, कौन आ गए हर जगह। ठीक है सर, कल 400 कल से स्टार्ट करूंगा।